नमस्ते दर्शकों, आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग और जयपुर डायलॉग यूएसए पे। मैं हूं विभूति झा और पहले पूर्ववत मैं अनुरोध करूंगा, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट आवर चैनल, गिव योर फीडबैक एंड सपोर्ट जिस तरह से भी कर सकें आप। चलिए, आज की जो चर्चा है वो हम करेंगे इसलिए यूरोप के बारे में और दुनिया भर में जो हो रहा है उसकी चर्चा इसलिए जरूरी है कि एक समय होता था जबकि खबरें, इंसिडेंट्स, हादसे, ये सब बहुत धीरे धीरे ट्रैवल करती थी। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी के कारण हम इतने जुड़ गए हैं कि कहाँ भी बटरफ्लाई इफेक्ट जो कहते हैं ना, उसका असर पड़ता है। एक जमाना था, जब मैं अपनी बात कह रहा हूँ, 1987 अमेरिकन एक्सप्रेस ऑफिस इन दिल्ली, when the market crashed in the United States, the famous 1987 crash, कुछ असर नहीं पड़ा, कुछ पता भी नहीं हुआ, कुछ फील भी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आज हम हर जगह हर चीज एक दूसरे को असर करती है, इंटरकनेक्टेड हम इस तरह से हो गए हैं। और यूरोप की तो बात ही अलग है, वो तो उन्होंने दुनिया को 2 वर्ल्ड वॉर्स दिए हैं और जब भी देखो तो यूरोप ही एक दास्तान लिखता है जिससे कि दुनिया को प्रभावित होता है। तो आज इस चर्चा के लिए हमें बहुत प्रसन्नता है कि अंकित शाह जी, डॉक्टर अंकित शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित जी, जय श्री राम। जय श्री राम। और इस चर्चा की बात यह भी है कि जिस तरह से यूरोप में उथल पुथल हो रहा है उसके बड़े रैमिफिकेशंस हैं। अभी कल ही की मैं खबर पढ़ रहा था कि यूक्रेन में अपेरेंटली उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि उनको नाटो में नहीं लेंगे क्योंकि वो बड़े करप्ट कंट्री हैं। ये खबर थी, अफवाह थी, झूठी बात फैलाई गई, क्या थी मैं नहीं जानता, लेकिन इतना तो मानना पड़ेगा कि रशिया जो है अड़ा हुआ है इस बात पे कि यूक्रेन को नाटो में नहीं जाना है अगर शांति चाहिए तो। बाकी वेस्टर्न यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स, नेटो जितनी भी धमकी दे दें, उन सबको इस बात की जानकारी है कि रशिया कभी भी अगर डेस्परेट हो गया तो न्यूक्लियर कर सकता है। और जैसे कि यूरोप वालों ने दास्तान बनाई थी कि ओ यूक्रेन इज द, यूरोपियन ने दास्तान बनाई थी कि यूक्रेन इज द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। भाई इंडिया में तो किसी को फर्क नहीं पड़ा उससे। तो एक बात कहना चाहता हूं कि आप किस तरह से देख रहे हैं यूरोप में जो उथल पुथल हो रहा है, ये 2024 के इलेक्शन की जो सुरसार हो रही है, फ्रांस में आप देख रहे हैं, इटली में देखा आपने, यूके में क्या होगा पता नहीं, और जिस तरह से इजराइल में हंगामा हो रहा है, किस तरह से आप मुआयना कर रहे हैं, आप अपनी नजर से दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले अगर आप मैक्रो व्यू लेंगे सारी सेंचुरीज का टोटल में, तो हमें समझ में आता है कि एक यूरोप को कॉन्टिनेंट का स्टेटस मिल गया जो नहीं हुआ। इट्स नॉट अ कॉन्टिनेंट ऑफिशियली स्पीकिंग, लेकिन उनको मिला कॉन्टिनेंट का स्टेटस। और वो मिलने के पीछे कारण ये था कि कोलोनाइजेशन जो वो कर पाए, जिनमें हम सबको पता है कि उन सेंचुरीज में जिस प्रकार से वो पूरा ट्रेड रूट भारत से जाता था और फिर भारत को ढूंढते हुआ है कि ये कौन सा कंट्री है जो गोल्ड ले रहा है पेमेंट में फॉर सिल्क एंड फॉर स्पाइसेस एंड फॉर टेक्सटाइल। तो वो ढूंढते हुए आए इधर, और पूरा जो उन्होंने कोलोनाइजेशन किया, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस का फ्रेमवर्क इम्पोज हुआ, स्टैंडर्ड्स इम्पोज हुए, यहाँ से कुछ टेक्नोलॉजी चुरा के, कुछ लिटरेचर चुरा के उसको रीडिजाइन करके इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा हो पाया। और उसके बाद जो पूरा पाउंड और यूएस डॉलर का एक सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी स्टेटस रहा 400 लास्ट 400 साल के काल में। तो इसी के अंदर एक एंग्लो सैक्सन सुपीरियरिटी जो डेवलप हुई, ये मान के कि ये पूरा डेवलपमेंट उनके गोल्डन पीरियड उन्होंने खुद अचीव किया। और ऐसी हिस्ट्री, क्योंकि वहीं से उन्हीं से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, राइट? उससे पहले तो कोई हिस्ट्री थी ही नहीं उनके हिसाब से। तो उन्हीं की वर्जन की हिस्ट्री में, उनके गोल्डन पीरियड में, जहां पे, और आयरॉनिकली उनका गोल्डन पीरियड हमारे डिटीरियरेशन थर्ड वर्ल्ड कंट्री बनने में वही सेम पीरियड आता है। दे शुड आंसर व्हाई दैट इज सो। तो पता चले कि भाई उनका इकोनॉमी का थियरी ये है that somebody has to lose for me to gain, right? तो ये जो इस प्रकार की इकोनॉमिक्स जो चली, जहां पे
जेन्युइनली कुछ डिकेड्स में वही फैमिली यूनिट वर्क इकोनॉमिक्स वाला वर्क हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ जिसमें सच में देयर वाज प्रोडक्टिविटी एंड स्टफ। लेकिन लास्ट अगर आप 100 इयर्स का डेटा निकालोगे तो अच्छा खासा उन्होंने प्रोडक्शन जो है वो चाइना और एशिया की ओर शिफ्ट कर दिया। बोले हमको क्लीन क्लाइमेट चाहिए, आप अपना पोल्यूशन करें, आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करके हमको रेडी प्रोडक्ट्स बना के दे, हम रिजर्व करेंसी रखते हैं, छापेंगे एंड वी विल बाय। तो अभी का जो स्टेटस है हमारे पास, जो 60% के आसपास यूएस डॉलर का और 20% के आसपास यूरो करेंसी फ्रॉम द यूरोपियन कॉन्टिनेंट, जिसका रिजर्व करेंसी स्टेटस है। तो ओनली प्रिंटिंग, उसी के चलते उन्होंने ये जो लेबर का टॉर्चर हुआ चाइनीज, उसी के चलते ये सारा फ्रीडम, सेक्युलरिज्म, इंडिविजुअलिज्म, ये सारे इजम्स करने की जो उनको फ्रीडम मिली, वीकेंड्स एंजॉय करने का फ्रीडम मिला, क्लीन क्लाइमेट मिला, क्लाइमेट पे एशिया को लेक्चर करने का मौका मिला, लेबर पे एशिया को लेक्चर करने का मौका मिला, डेमोक्रेसी पे पूरे वर्ल्ड को लेक्चर करने का मौका मिला, क्योंकि वो कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं रहे थे, एटलीस्ट फॉर द लास्ट 50 ईयर्स यू कैन से सो। तो करेंसी छाप के डायरेक्ट परचेस कर लिया। अब ये मॉडल में व्हाट हैज हैपेंड ओवर टाइम इज, जो अब्राहमिक इकोनॉमिक्स जो मैं बोलता हूं कि ओनली वन लाइफ कॉन्सेप्ट में बिलीव करना, और एक मॉरल सुपीरियरिटी तो वो लेके ही चलते थे बिकॉज उनका गोल्डन पीरियड चल रहा था ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट। तो हर जगह पे उन्होंने आफ्टर कोलोनियलिज्म भी जिस प्रकार से एक डोमिनेंस मेंटेन किया कि वर्ल्ड का मॉरल वैल्यूज तो हम डिसाइड करेंगे, वर्ल्ड का लाइफस्टाइल तो हम डिसाइड करेंगे कि बेस्ट क्या होता है, वर्ल्ड का फूड स्टाइल तो हम डिसाइड करेंगे, वर्ल्ड का फैशन स्टाइल तो हम डिसाइड करेंगे। तो ये डोमिनेंस जो इकोनॉमिक वेल्थ उन्होंने एक्यूमुलेट किया, उसको वो सॉफ्ट पावर डोमिनेशन में भी लेके आए। अगर लोगों को याद होगा, और मैंने ये मेरी बुक में भी मेंशन किया है जियोपॉलिटिक्स वाले, कि जब सोनी टीवी जब नया नया आया था, तो उस पर जितने भी कार्टून्स अगर आप या जो भी उस दौर की मूवीज या स्क्रिप्ट उठा के देख लोगे, तो कैप्टन प्लेनेट दिखा रहे हैं, कैप्टन अमेरिका दिखा रहे हैं, राइट। तो वो सारे व्हाइट स्किन वाले हैं। वो और फिर इवन छोटे बच्चों के जो कार्टून्स आते थे, आई ड्रीम ऑफ जीनी करके आता था, तो उसमें भी वो जो मेन कैरेक्टर है वो बताया जा रहा है कि नासा का है, राइट। तो वो फाइटर प्लेन्स उड़ा रहा है, उसमें फिर गल्फ के क्रूड ऑयल का कैसे कब्जा करना है उसकी भी बात हो रही है, राइट, कार्टून्स में। ओके, तो ये एक पूरा सॉफ्ट पावर कोलोनाइजेशन जो पैरेलल चला अलोंग विथ इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन, और पॉलिटिकल कोलोनाइजेशन तो वो सबको इंडिपेंडेंट करके छोड़ गए, लेकिन करेंसी पर तो कब्जा उन्होंने रखा, बैंकिंग पर सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी के तौर पे। तो अब जो है, क्योंकि ये साइकिल एंड हो रही है, ये जो सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी वाली जो मैं डी डॉलराइजेशन की थीसिस मेरी बोलता हूं, तो उसी के चलते अब इनका वो जो सारा मटेरियल बेनिफिट्स जो वो एंजॉय कर रहे थे, अब उसमें कटौती आना शुरू हुई है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई हमें भी कुछ एक्चुअल प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑफ सम वैल्यू, हमें शायद हमारा क्लाइमेट भी पोल्यूट करना पड़ेगा, हमें शायद हम मिनिमम वेज शायद नहीं दे पाएंगे, तो हमारे लेबर को भी टॉयल करना पड़ेगा। तो जब ये उनको समझ आ रहा है, तो बर्थ रेट्स जब जा चुके हैं, वुमेन एम्पावरमेंट जो जॉब मॉडल ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट के साथ बिठा दिए थे अलॉन्ग विथ पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी, अब उसी में उनके बर्थ रेट जा चुके हैं, लेकिन लाइफस्टाइल वो डेट बेस्ड बन चुकी, बिकॉज सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी का बेनिफिट था कि एंडलेस प्रिंटिंग करो, लोन लेते जाओ एंड एंजॉय लाइफ, राइट, क्योंकि दे अज्यूम कि ये स्टेटस रहेगा हमारा हमेशा, दैट इज व्हाट द बेसिक असम्पशन। अब क्योंकि बाकी का वर्ल्ड अपना इंटरनेशनल ट्रेड मल्टी करेंसी बास्केट में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, लोकल करेंसीज में, अब वो बेनिफिट्स नहीं पॉसिबल है। वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स या जो मेडिकेयर या जो सोशल बेनिफिट्स के जो
मैसिव खर्चे अब उनके बजट्स में दिख रहे हैं, पॉपुलेशन एज होने को आई, ओके, और बर्थ रेट्स नहीं है, ओके। तो क्योंकि वन लाइफ का कॉन्सेप्ट के हिसाब से पूरा अब्राहमिक इकोनॉमिक्स डिजाइन करके बैठे थे, लोन ले लिया। लोन का मतलब ही ये होता है कि आप फ्यूचर जनरेशन की पॉकेट में से पैसे चुरा के आज खर्च कर रहे हो, लेकिन आपको फ्यूचर जनरेशन को बर्थ नहीं देना है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को जॉब मॉडल में लगा के टेम्पररी जीडीपी आप ऊपर लेके गए हाइपर कंजम्पशन के लिए। तो बर्थ रेट है नहीं, लेकिन लोन वाली लाइफस्टाइल कंटिन्यू करनी है, फिर बॉर्डर्स उन्होंने खोल दी। अब जैसे क्योंकि पॉलिटिशियंस ने बेनिफिट उठाया लेफ्टिस्ट कि भाई लेबर नहीं है, शॉर्टेज है, लेट्स ओपन द बॉर्डर्स। तो उसी में सारी कंट्रीज अब यूरोपियन एक्चुअली होता क्या है, दैट इज नाउ अ क्वेश्चन मार्क, क्योंकि वेस्ट एशिया से हार्ड कोर यंग रेडिकल्स लेके आए हैं, और ये सारे जो इलीगल्स एंटर करते हैं इसमें एक भी वुमेन नहीं होती, ये सारे यंग मेल्स हैं, मिलिट्री एज वाले यंग मेल रेडिकल हार्ड कोर लेके आए हैं वेस्ट एशिया से उठा के। अब उसी के कॉन्सिक्वेंस में ये सारी कंट्रीज रिएक्शन आएगा, बिकॉज इनका तो पूरा कल्चर अलग है। वो जो ये पूरा डिजाइन चला, ये प्रेसिडेंट ओबामा और एंजेला मर्कल के टाइम पे चला। ये जो पूरा इन्वेजन, बेसिकली इट्स एन इन्वेजन, उसी तरह का इन्वेजन जो शिप में ये जब एशिया आए थे तब वैसे ही आए थे इन्वेजन करने, ईस्ट इंडिया कंपनी बन के। तो भाई अभी उनका इन्वेजन चल रहा है, बिकॉज इट्स द रिवर्सल। तो हर जगह रिवर्सल हो रहा है, जैसे उन्होंने ओपियम डाल के चाइनीज को जिस प्रकार से परेशान किया कोलोनाइजेशन के टाइम, तो अभी वही चीज हो रहा है। मैक्सिको से आपको फेंटाइनल आ रहा है वहां पे अमेरिका में, राइट? सो इट्स अ रिवर्सल ऑफ दैट। और चाइनीज दे रहे हैं और चाइनीज कर रहे हैं, चाइनीज ही दे रहे हैं, दे वेरी वेल रिमेम्बर व्हाट यू डिड विद देम, दे वेरी वेल रिमेम्बर। इनफैक्ट जब आपने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बच्चों को एडमिशन दिला के, पाकिस्तान आर्मी के बच्चों को एडमिशन दिला के बार्गेनिंग चिप के तौर पे इस्तेमाल किया, तभी तो आज शी जिनपिंग बोल रहा है कि कोऑर्डिनेटेड डी डॉलराइजेशन चाहिए, तो 50,000 अमेरिकी बच्चे यहाँ भेजो पढ़ने के लिए। They remember very well what all you did with them. So वो चुन चुन के वो पॉइंट सिलेक्ट कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं आप यहाँ पे 50,000 बच्चे भेजेंगे अगर आपको कोऑर्डिनेटेड मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाना है हमारे साथ। right? So this is a reversal which the West is staring at, and पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि बहुत ही डिसीजन लेस लीडरशिप दिख रही है वेस्ट में, मतलब क्लूलेस, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। व्हाट इज द पॉलिसी? अभी नेटो समिट में ऑस्ट्रेलिया आने को मना कर रहा है, वी डोंट वांट टू कम। तो आप समझ रहे हैं कि कैसा वेस्टर्न कलेक्टिव पूरा बिखर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया भारत के साथ, यूके का, कनाडा, आप दोनों का साबोटाज करवा रहे हो, कब तक चलता है लेट्स सी। बट ऑस्ट्रेलिया ने तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया, उनके एजुकेशन कैंपसेस शिफ्ट भी करने शुरू कर दिए भारत में। और व्हाट आई एम सीइंग, जो मैंने प्रेडिक्शन भी दिया है कि दिसंबर 2025 तक तो वेस्ट के अच्छे खासे एजुकेशन कैंपसेस, छोटे मोटे बैंक्रप्सीज फाइल होनी शुरू हो जाएगी दिसंबर 2025 से। बिकॉज ये जो पूरा ब्रिटिश क्लासरूम फॉर्मेट था कि 15 साल तक 4 दीवारी में कैद करके ह्यूमन बीइंग को 3 घंटे के लिए मेमोरी टेस्ट करेंगे, और पूरा फेमिनाइजेशन ऑफ मैन करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप खत्म कर देंगे और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करेंगे जॉब मॉडल में, ये तभी संभव था जब आपके पास सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी वाला वर्ल्ड हो। जब मल्टी करेंसी मल्टीपोलर वर्ल्ड में हम जा रहे हैं, तो ये क्लासरूम टू जॉब्स वाला मॉडल बड़ा मुश्किल है मेंटेन करना। तो इसी के चलते मैं बताता हूं कि सर्विसेज सेक्टर के वेस्ट में मैसिव हिट लगने वाली है। और जो देख ही रहे हैं आप, डिडॉलराइजेशन के चलते, जब पता ही नहीं है कि भाई 9, 10, 20% पे इंटरेस्ट रेट पे कैसे बिजनेस चलाना है, जब आता ही नहीं है 500 साल हो गए, यू डोंट नो हाउ टू अर्न मनी, तो ऑब्वियसली है कि भाई कमर्शियल चलेंगे कैसे बिजनेस, जब आपने 1, 2, 3% पे बिजनेस चलाए हैं।
बेसिकली लिटरली फ्री मनी। Yep. तो ऑब्वियस ही है कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज में से आपके जीरोस गायब ही होंगे, राइट? तो अभी जो न्यूज आ रही है कमर्शियल रियल एस्टेट की कि 20% इज वेकेंट, विच इज हिस्टोरिक फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। Yes. ये उसी की वजह से, क्योंकि पैसे कमाने जब आता ही नहीं है 8, 9, 10, 12% पे, दिस वाज ऑब्वियस। तो ये वही 400 साल का रिवर्सल है जिसका कॉन्सिक्वेंसेस वेस्ट अभी झेल रहा है। और क्योंकि एक्शन है तो रिएक्शन आएगा। अब आपने इलीगल्स वेस्ट एशिया से लिए हैं अंदर, तो वो तो फ्री बीज के लिए आए हैं, वो तो प्रिंटिंग मशीन से अट्रैक्ट होके आए हैं, वो काम करने नहीं आए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हमने आपसे एक बार बात कही थी कि यहाँ पे एक थिंक टैंक है, आपका जो ओपनिंग स्टेटमेंट वाज फुल ऑफ विजडम एंड फैक्ट्स, दैट आई लव दैट पार्ट ऑफ इट। लेकिन एक बात और भी है कि आज की दुनिया में हम इतने कनेक्टेड हो गए हैं कि जब हम एक थिंक टैंक के साथ काम करते थे तो उनका स्ट्रैटेजी था कि सोशल, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स स्टेप, वो उसको स्टेप कहते थे। सोशल, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स असर करती है इन चारे समुदायों को, समाज को, आर्थिक स्थिति में, सामाजिक स्थिति में, पॉलिटिकल स्थिति में। तो इस आप क्या देख रहे हैं कि इसका क्या असर होगा? ये जो हम और आप चर्चा कर रहे हैं इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन की, फोरकास्ट एंड प्रेडिक्शन तो बाद में करेंगे, लेकिन इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन इमीडिएट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म क्या होगा? एंड विच एरिया, कौन सा वो एरिया है, सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, पूरे तीनों एक दूसरे से घुले मिले हैं। आप किसी को कह नहीं सकते कि इसमें इसका असर पड़ेगा, नहीं, सबका असर है। टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से सारी दुनिया को फ्लैट कर दिया है इंफॉर्मेशन शेयरिंग के बाद से, बिग डेटा के नाम पे, क्या विचार है आपके कि कौन सा एरिया है, सोशल, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स, जो सबसे ज्यादा प्रभावित होगा इन आज के हालात में, और उसके क्या असर होंगे? इस पे चर्चा करें जरा। देखिए, इसके लिए जो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हमेशा से जब ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो जाती है लोगों के लिए, राइट, तो उनकी रियल लाइफ में जब चेंजेस आना शुरू होते हैं, उसके बाद आपको कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिकल लाइफ में दिखते हैं, उसके वो बाद में आता है वो रिफ्लेक्शन। तो लोगों की रियल लाइफ में, वेस्टर्न सिटीजन्स की रियल लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? डीडॉलराइजेशन के चलते इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है, जो बेसिक चीजों के लिए, स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स, और वो जो सारी चीजें ग्रोसरीज से लेके चीजें जो डेली यूजेज की चीजें होती है, जब उसमें आप इस हद तक का इन्फ्लेशन आता है। फिर दूसरा इम्पैक्ट आया है कि इकोनॉमिक, उनकी लाइफ में, कि जब आप हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जब जब इकोनॉमिक्स नहीं होता है कंट्री में, कुछ भी रियल इकोनॉमिक्स करने को, तो क्या होता है? इसका अंजाम ये आता है कि जिसके भी पास रियल फिजिकल एसेट है, वो उसका दाम बढ़ा देता है अर्निंग के लिए। तो वेस्टर्न रियल एस्टेट के साथ आज ये हो रहा है। जैसे कमर्शियल में ये हो रहा है कि भाई बिजनेस वो चला ही नहीं पाता प्रॉफिट में, तो वो बैंक्रप्सी फाइल करेगा। तो कमर्शियल रियल एस्टेट में वो वेकेंसी आई, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक गिर गया, मार्केट वैल्यू ऑफिस का। लेकिन रियल एस्टेट जो रेजिडेंस वाला होता है, इसमें ये होता है कि क्योंकि अब लोगों के पास वही एक रियल एसेट बचा है, बाकी का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, बाकी किसी का बिटकॉइन और प्राइवेट क्रिप्टोज में है, ठीक, लेकिन रियल फिजिकल एसेट तो वो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो है, तो ऑब्वियसली उसका वैल्यूएशन वो लोग ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि उनको उसमें से रिटर्न चाहिए। तो अब आप रेंटल्स पे जो दे रहे हो यंगस्टर्स को, वो प्राइस बढ़ते जाएंगे, राइट? तो क्या हो रहा है कि जो जेन जी वाले जो लेटेस्ट वाले हैं, उनको सबसे ज्यादा मार पड़ रही है फाइनेंशियली। प्रीवियस जनरेशन का तो कुछ कुछ चल गया कि भाई उनके पास एसेट भी है, शायद कुछ सेविंग्स भी हो, लेकिन जो लेटेस्ट वाले यंगस्टर्स हैं, उनके लिए जॉब में से ले ऑफ हो रहा है, और क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, वो सारे ड्यूज पेंडिंग है, और हाउसिंग भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे। तो सबसे ज्यादा मार पड़ी है लेटेस्ट जनरेशन को अपनी लाइफ में, और वो देख रहे हैं कि भाई
जो सोशल सिक्योरिटी मिल भी रही है उसमें इलीगल्स आके बर्डन डाल रहे हैं, राइट? और जो लो लेवल लेबर वाला वर्क है वो भी इलीगल्स को जा रहा है, क्योंकि उसमें कोई मिनिमम मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, करेक्ट। राइट? अनऑफिशियली वर्क करवा लिया आपने, राइट? तो बाहर से चीप लेबर आ रहा है जो वो वर्क, वो लोअर वाला वर्क भी ले रहा है। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन राइट नाउ ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज। अब इसमें होना ये है, जो मैंने बताया भी और बार बार अलर्ट किया, जो इंडियन स्टूडेंट्स मारे गए वो भी मैंने बता दिया था, और एनआरआई बिजनेसमैन जो टारगेट होंगे वो भी मैं बता रहा हूँ। और ये भी बता रहा हूँ कि अच्छी खासी जेलेसी, बिकॉज एनआरआईज जो है वो इंडियन अमेरिकन हाईएस्ट इनकम वाला स्लॉट रखते हैं, स्किल्स बेस्ड। तो लोगों को शायद जो मतलब जो थोड़ा भी ब्रेन वर्क रखते हैं, लोकल्स, नेटिव सिटीजन जो भी बोलो, अब तो वो बोल भी नहीं सकते वर्ड, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में समझ नहीं आ रहा कौन सिटीजन है एक्चुअली। वी डोंट नो हु इज हु, बट तो जो भी है, व्हाइट्स जो है, व्हाइट सेटलर्स, उनको लग रहा है कि ये कंट्री तो हमारा था, लेकिन बार बार उन्हें कन्वे किया जा रहा है नहीं भाई तुम्हारा नहीं था, तुम भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे, तो दिस इज एन इमिग्रेंट कंट्री। तो ये कंफ्यूजन अब हुआ पड़ा है कि किसका कंट्री था एक्चुअल में, राइट? बिकॉज वो जो नेटिव्स हर जगह से कन्वर्ट करके कुछ सेंचुरी पीछे, उनको तो प्रोसिक्यूट कर दिया गया, राइट? तो अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि फाइनेंशियली लाइफ वायबल नहीं रही, जिसका कॉन्सिक्वेंस आप देखते हो पॉलिटिकल स्फीयर में कि अब वो राइट विंग पार्टीज को वोट करना शुरू कर, बिकॉज ग्राउंड रियलिटीज अब चेंज हो चुकी। जब वो दो दो जॉब्स करके भी जब हो नहीं पा रहा है, उनका हाउसिंग का, रेंटल्स का कॉस्ट नहीं निकल रहा है, कुछ लोगों को कार में रहना पड़ रहा है, लाइक एन इलीगल इन देयर ओन कंट्री, और पता चल रहा है कि इलीगल्स न्यूयॉर्क की होटल्स में रह रहे हैं, करेक्ट। अच्छे वाले सूट में, टैक्स पेयर के पैसे से। तो जब वो ऐसा देखेंगे तो जाहिर सी बात है विभूति जी के दे विल लुक एट द रिपब्लिकन पार्टी मोर एंड मोर rather than the Democrats. बिल्कुल वैसा ही यूरोप में हम देख रहे हैं, फ्रांस में मरीन ले पेन जो एक्सट्रीम राइट मानी जाती है, शी इज गेनिंग प्रोमिनेंस। बिल्कुल वैसे इटली की मेलोनी जो है, जो वापस वही भारत वाला मॉडल फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स की बार बार बात करती है, क्योंकि वहां भी हर जगह बर्थ रेट्स जा चुके हैं, राइट। तो हर कोई अब फैमिली यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करेगा, राइट? तो शी ऑल्सो स्पीक्स ऑन दैट, तो वहां शी इज गेनिंग प्रोमिनेंस। वहां पे एएफडी पार्टी है, वो भी प्रोमिनेंस में आ रही है, गीट विल्डर्स है, वो आ रहा है प्रोमिनेंस में। लेकिन एक यूके ही है जो एक्सेप्शन है, जहां पे मुझे लग रहा है, मेरा अनुमान है अभी की स्थिति देखते हुए, दैट ऋषि इज इन अ वीक पोजिशन एज ऑफ नाउ। तो एक यूके ही एक्सेप्शन दिख रहा है इसमें, बल्कि वही सिमिलर प्रॉब्लम यूके के अंदर भी है कि इलीगल्स के साथ क्लैश है, या जो माइग्रेंट्स हैं उनके साथ क्लैश है। डिस्पाइट दैट ऋषि लुक्स वीक टू मी इन टर्म्स ऑफ अब वो वापस आते हैं या नहीं आते हैं पावर में, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। लेकिन बाकी का यूरोप, मैं आपको जो मैंने बताया भी है कि बालिका वधु की ओर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वही ग्रूमिंग गैंग्स जो छोटी छोटी डॉटर्स को हरास करेंगी, ईव टीजिंग करेंगी, जो एंशियंट भारत में इस्लामिक रेडिकलिज्म के दौरान हमें भी बालिका वधु करके जीवित रहना पड़ा, कुछ उसी प्रकार का यूरोपियंस अगर यूरोपियनिज्म कुछ बचाना चाहेंगे, तो उनको भी छोटी बच्चियों की जल्दी शादी करा के दो फैमिली की सिक्योरिटी दे के विल हैव टू एंश्योर के इनफ बर्थ रेट्स होए, तो यूरोपियन सिविलाइजेशन विल हैव सम फ्यूचर। क्लैश तो तय है, क्रूजेड्स क्लियर, मुझे क्रूजेड्स दिख रहा है स्ट्रीट्स में, और बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि क्या कंक्लूजन आने वाला है, बिकॉज सी लोगों को लगता है कि रेडिकल्स विल ओवर पावर, बट आई डोंट होल्ड दैट व्यू। माय अंडरस्टैंडिंग इज कि जब व्हाइट लोग पागल होंगे तो देयर विल बी नो लिमिट्स टू व्हाट हैपेंस, राइट? और वेस्टर्न कलेक्टिव में जब एक साथ सारे लीडर्स बैठ के कुछ डिसाइड कर लिया, तो देयर इज नथिंग टू स्टॉप, राइट? एक दिन अगर वो बैठेंगे और बोलेंगे नहीं चाहिए एक भी मॉस्क, अगर वो डिसाइड हो गया,
तो इट्स लाइक 2-3 मंथ्स में दे विल फिनिश द टास्क, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक। आप शायद आप बिल्कुल यू आर ऑन द मनी विथ क्या कहते हैं वो फिजिक्स का लॉ है ना, थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं तो सोच रहा था कि भाई यूरोप में हो क्यों नहीं रहा है वो अभी तक। लेकिन इसमें एक और चर्चा जो मैंने 2-4 लोगों से बात की है, वो मुझसे सहमत है इस बात पे। आज मैं आपसे पहली बार इस बात की चर्चा करूंगा कि ये जो क्लैशेस सारे हो रहे हैं, जिस तरह से वेस्टर्न यूरोपियन, जैसे आपने भाई शुरू में कहा था, इन लोगों की सब चीज इन्होंने अभिलाषा और आकांक्षा बना दी सारी दुनिया के लिए। यूरोपियन ड्रेस, यूरोपियन फैशन, यूरोपियन स्टाइल, इटालियन मार्बल, फिश एंड चिप्स ऑफ इंग्लैंड, नूडल्स ऑफ हियर, नूडल्स ऑफ देयर, बर्गर्स ऑफ दिस, केंटकी फ्राइड चिकन, सारा का सारा जो इन लोगों ने इंस्टीट्यूशन बना रखा था वो टूटने लगा है, क्योंकि लोकल चैलेंजेस आ रही हैं। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आप, मुझे याद आ रहा है, आई एम नॉट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, जब मैं इंडिया में अमेरिकन एक्सप्रेस में था तो हम लोग निरुला जाते थे दिल्ली में, डिफेंस कॉलोनी में, और निरुला के जो बर्गर्स थे, उनकी जो वेजिटेबल बर्गर्स थे, उनके जो बनाना स्प्लिट, चॉकलेट फज was, I can still remember, they were really really great. You don't get that anywhere. निरुला वालों को हमने कहा, मोहन मीकिन के ब्रिगेडियर कपिल मोहन को कहा कि ओल्ड मॉन्क को ग्लोबलाइज करिए। मैंने इनको कहा था, निरुला वालों को कहा था कि आप ऑल इंडिया जाइए, लेकिन ये क्लासिक कुंठित विचार होते हैं कभी इंडस्ट्रियलिस्ट के, नहीं हम इसी में बहुत संतुष्ट हैं। ये तो इधर इंडिया की बात है। यहाँ पे जो हो रहा है, इनके इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो रहे हैं। जो जिन्होंने सारे बना रखे थे, फिश एंड चिप्स को कौन देखता है, लोग टाको खाते हैं। कल ही मैं बच्चे से मिला, 19 साल की लड़की, मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ जा रहा था, तो वो कहती कि आई लव मैंगो लस्सी एंड आई गो दिस वन, माय मदर इंट्रोड्यूस मी टू इंडियन फूड। सो बहुत सारी चर्चाएं जो हैं, लोग दुनिया की तरफ देख रहे हैं। यूरोप इज नो लॉन्गर होल्डिंग, और वो जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी वर्चस्व मनाने के लिए। तो मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि इसका जो है, जैसे राइट विंग का चल रहा है, राइट विंग वाले आ रहे हैं, तो इसका डू यू थिंक जो लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट एजेंडा जो था, वो एलीट लिबरल बिलोनियर्स जो करना चाहते थे, इसका क्या असर होगा? क्या डू यू सी अ क्रुसेड एक्चुअली टेकिंग प्लेस? क्या क्रुसेड एक्चुअली होगा? और इसमें एक चर्चा मैं आपसे और कहूंगा, is the left liberal Islamist Marxist elitist using freedom of democracy as the fault line, जिसके सब डिफेंसिव में पड़ जाते हैं? फ्रीडम इज अ फॉल्ट लाइन, उस पे आपको जूते पड़ रहे हैं। इफ यू आर डिनाइंग मी दिस, दैट मीन्स यू आर नो लॉन्गर फ्री कंट्री, योर फ्रीडम वाज बोगस। और इसको बचाने के लिए, जैसे यूएस में वर्मोंट है या कोई राज्य है जिसका स्लोगन है लिव फ्री और डाई, तो मैंने कहा कि जिहादी विल कम एंड टेल यू ओके आई विल किल यू, you won't live but you will die. So interpretation of the rule or the ambition also has to be understood. What do you think? जी देखिए विभूति जी, ये जो पूरा वेस्टर्न गवर्नेंस का स्टाइल वोटिंग वाला है, ये उस अजम्पशन पे चल रहा है कि एवरी वोटर इज अ रैशनल वोटर। अब शायद स्टार्टिंग में शायद बहुत लोग इससे खुश होके चल रहे थे जब ये फॉर्मेट इंट्रोड्यूस हुआ, लेकिन ऑफ लेट व्हाट हैज हैपेंड इज पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज, मैं सिर्फ वेस्ट की नहीं बात कर रहा, पीपल ऑफ ऑल कंट्रीज हैव रियलाइज्ड दैट दिस इज जस्ट अबाउट who reproduces the highest. This has nothing to do with votes coming in rationally. Okay? So जितना जितना ये realization आ रहा है, people are wanting to check out कि ये who is pushing this agenda that democracy is the best format of governance. तो जब आप हिस्ट्री के पन्ने उल्टा के देखते हैं तो आपको पता लगता है कि भाई ये तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशंस बना, यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल्स ही ये बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मेट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं सारी कंट्रीज को, बोल रहे हैं डेमोक्रेसी ही होना चाहिए। नाउ
इसका एक और पहलू भी है। अब लोग बोलेंगे कि भाई ड्यूरिंग डेमोक्रेटिक रिजीम अच्छा खासा जो वर्ल्ड का वायलेंस है वो स्टॉप हो गया। एक वो व्यू भी रखने वाले लोग हैं। लेकिन आज जब अगर आप पूरा हिस्ट्री देखोगे तो कुछ लोग ऐसे भी व्यू रखने वाले हैं, मैं भी मानता हूं कि डेमोक्रेसी इनहेरेंटली उसकी डिजाइन ही ऐसी है कि आपको एटलीस्ट एवरी 40-50 इयर्स एक ऐसा लीडर चाहिए होता है जो आके रीसेट का बटन प्रेस करे। सो दैट पर्सन वुड लुक मोर ऑटोक्रेटिक, मोर डिसाइसिव, मोर ऑथोरिटेरियन। और जब वो रीसेट का बटन प्रेस करके जाएगा तो और 50 साल के लिए आप वो सारा लूज लिबरल लाइफ एंजॉय कर पाओगे। तो आई थिंक ये इनहेरेंटली सिस्टमिक डिफॉल्ट इसमें है, ये वोटिंग वाली सिस्टम में, जो अब सबको रियलाइज हो रहा है कि ऐसा ही है कि भाई यू नीड एन ऑथोरिटेरियन लीडर टू करेक्ट ऑल द डाउनफॉल्स for some time, and then you spring back again to enjoy the voting rights and the freedoms and everything for another 40-50 years. तो अब इसमें कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं जो मतलब आपको एक्सट्रीम एंड वाले दिखेंगे, बोलेगा नहीं इमरजेंसी इंपोज करूंगा मैं तो, राइट? तो हुआ भी है भारत में, राइट? और कुछ ऐसे भी लीडर्स आएंगे कि बोलेंगे नहीं, I will go slowly, gradually. I will manipulate the institutions and get the same autocratic decisions done. ऐसे लीडर भी मिल सकते हैं। So the fact is कि आज इतना रियलाइजेशन सबको आ चुका है कि यूरोपियन वैल्यूज जो खड़ी हुई जब उनका हार्ड वर्क बंद हो गया मासेस का, उसके बाद उनके दिमाग में जो आइडियाज आए फ्रीडम वाले, लिबरलिज्म वाले, वो ज्यादा लॉन्ग टर्म टेनेबल नहीं होते जब एक्चुअल आपको मैन्युफैक्चरिंग खुद की कंट्री में करनी पड़ती है। ठीक? तो जब ये करेंसी का रीसेट होगा उसके बाद आप पाएंगे कि बहुत सारे वैल्यूज, जिसको वैल्यूज मान के वेस्ट चल रही थी, चाहे वो सेक्युलरिज्म हो, चाहे वो लेबर लॉज हो, चाहे वो मिनिमम वेज हो, चाहे वो इनकम सिक्योरिटी हो, चाहे वो कुछ कुछ ही घंटे के लिए काम लेना चाहिए वर्कर्स से, ये सब आइडियाज हो, यंग मतलब चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, ये सारी आइडियाज पे मुझे लगता है उसमें रिविजनिस्ट थॉट्स आएंगे जब उनको खुद को मैन्युफैक्चरिंग करने वाली नौबत आने वाली है। तो आई थिंक कि अच्छा खासा इकोनॉमिक कनेक्शन है इसका, और हमें ये भी समझना है कि जो whoever the powers to be in this world, क्योंकि कल भी पी गुरुस पे टॉक था तो मुझे क्वेश्चन आया था कि क्यों ना सऊदी अरेबिया को रोक देंगे डी डॉलराइजेशन रोकने के लिए, हो सकता है कि एमबीएस को प्रेशर किया जाए बाय यूएस। तो मैंने आंसर दिया कि भाई रॉकेफेलर और रॉथशाइल्ड जो है वो सऊदी अरेबिया का नया डेट प्लेटफॉर्म बना रहे हैं यूएस ट्रेजरी को रिप्लेस करने के लिए। तो रोकने की तो बात भूल ही जाओ, कुछ और ही डायरेक्शन में चल रहा है। तो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये वही जो whoever the deep pockets that we call, ये वही लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद स्पेनिश फ्लू, ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस करवा के यूरोप को डी इंडस्ट्रियलाइज किया। स्पेनिश फ्लू आया, स्पेनिश फ्लू के बाद वाइमार रिपब्लिक में एलजीबीटीक्यू का एजेंडा चलवाया। पूरा वाइमार रिपब्लिक मतलब जो मेन थे वो फ्रॉक और लिपस्टिक लगा के घूमते थे जर्मनी में, वो सोशल कोलैप्स के बाद हिटलर आया और फिर 1929-30 वाला रिसेशन और डिप्रेशन आया जहां पे गोल्ड पे एक्शन हुई फिर वेस्ट में, कॉन्फिस्केशन ऑफ गोल्ड। ठीक है? तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि स्क्रिप्ट में कुछ भी नया नहीं है। अभी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वही यूरोपियन यूनियन का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेनिश फ्लू की जगह कोरोना हुआ, वही एलजीबीटीक्यू प्लस चल रहा है, सोशल कोलैप्स कराने की कोशिश, और इसके बाद रिसेशन, डिप्रेशन और वो गोल्ड रीवैल्यूएशन आने वाला है। इट्स द सेम स्क्रिप्ट, मुझे इसमें कोई चेंज नहीं दिखाई देता है, सीक्वेंस भी वही है। सो आई एम नॉट
trying to cast aspersions here, but I'm telling के क्योंकि ये वही elite families है, aristocrat families, जो legacy से have been the powers of the world. So you shouldn't be surprised अगर वो वही चीज they are trying to repeat. So gold will be revalued for sure. I'm 100% on it, right? और LGBTQ आप देख ही रहे हो, अब तो गुजरात में रैलीज निकल रही है. right? This is a traditional entrepreneurship family unit based society. अब यहाँ पे तो कभी नहीं निकली इस तरह से LGBTQ वाली रैलीज. तो and I do not have any problem. I mean, सनातन में बोलते हैं कि भाई we have always celebrated whatever the diversity be in the society. But ये तो artificially push किया जा रहा है ना. ये तो वेस्ट में छोटे बच्चों को स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है who have no clue what the agenda is. क्योंकि एक बार आप वेस्ट में ये सारे बेनिफिट्स लेने के लिए या छोटे बच्चे इससे इन्फ्लुएंस होके कुछ ऑपरेशन या ऐसा कुछ करा ले, उसके बाद दे आर अ परमानेंट कस्टमर ऑफ हार्मोनल इंजेक्शंस फॉर द फार्मा इंडस्ट्री. और यही सोसाइटल कोलैप्स ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ है. आई एम नॉट सेइंग समथिंग, आई एम नॉट जनरेटिंग आउट ऑफ एनीवेयर. तो ये तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज ये डेटा बोल रहा है कि घर में फैमिली मेंबर से ज्यादा कुत्ते हैं. डेटा बोल रहा है, आई एम नॉट सेइंग, राइट? ऑस्ट्रेलियन घर में फैमिली मेंबर्स कम और कुत्ते ज्यादा है. सो दिस इज प्रॉफिट्स फॉर द पेट इंडस्ट्री रिप्लेसिंग योर एक्चुअल फैमिली मेंबर्स विथ पेट्स. नाउ कुछ लोग बोलेंगे मुझे कि सनातन में तो प्राणी प्रेम हमेशा से था, राइट? बार बार ऐसी आर्ग्यूमेंट्स मेरे पास आती है. सनातन में ये नहीं बोला कि आप पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर और हस्बैंड वाइफ को रिप्लेस कर दें कुत्तों के साथ. ये नहीं बोला सनातन ने. ओके. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो हाइपर कंजम्पशन, हर चीज को कमोडिटाइज कर देना. अब जैसे जो मॉडर्न फेमिनिज्म जो वेस्ट से आता है, वो क्या थॉट प्रोसेस लेके आता है. मैं कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ता हूँ. ब्रेक द सीलिंग ग्लास, उसमें लिखा जाता है कि बच्चे होना तो इट्स प्रॉब्लम विद द करियर. अब करियर क्या, वो जॉब का मॉडल. ओके, जॉब को एम्पावरमेंट बता के, जब मैन का एम्पावरमेंट नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा? मुझे आज तक एक मैन नहीं मिला जो 60 साल का हो, रिटायर हो चुका हो जॉब में से, और उसने बोला हो कि मैं एम्पावर हो गया था. एक भी नहीं मिला. ओके, वो तो कोस ही रहा होगा कि मैंने ये क्या, मेरे को कुछ और ही करना था. सो एनीवेज, तो ये जो पूरा लास्ट 400 साल में, उससे पहले ह्यूमैनिटी नेवर सॉ जॉब एज एन एम्पावरमेंट मॉडल. ये ब्रिटिश पाउंड एज अ सिंगल कंट्री रिजर्व करेंसी के साथ क्लासरूम टू जॉब्स मॉडल बिठाया गया. ओके, तो इसी में हमें समझना है कि फैमिली को तोड़ के, फैमिली और कम्युनिटी को तोड़ के स्टेट और कंपनीज बना है. ओके, so unless and until you join back, build your family strength and community strength, तब तक आप पुराने रिच इकोनॉमी वाले मॉडल में नहीं आ सकते. आपको ये एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म ही मिलेगा जहां पे यू टर्न अ बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन पुअर, और उसके बाद कार्ल मार्क्स का जन्म होता है फ्रीबीज मांगने के लिए. राइट, दिस इज देयर मॉडल, दिस इज नॉट आवर मॉडल. इसीलिए मैंने अभी ट्वीट भी किया था कुछ दिन पहले कि गांधी जी, डोंट टेक मी एज अ गांधीयन, बट व्हाट ही वाज करेक्ट इन द सेंस के भाई, नॉट मास प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बाय मासेस. आई एग्री विथ दैट फिलॉसफी. तो अगर आप फैमिलीज को वापस एम्पावर कर पाते हो विद द स्ट्रेंथ ऑफ नंबर्स, करेक्ट बर्थ रेट्स एंड कम्युनिटी स्ट्रेंथ, तो उतना उतना आपका स्टेट से डिपेंडेंसी कम होता जाएगा. The more you will be able to decolonize. Okay? तो जब मैं ये बर्थ रेट्स और इसकी मैं बात कर रहा हूँ, विमेन एम्पावरमेंट की, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप हर चीज को नंबर से देखोगे, तो जैसे मदर होती है. अब मदर आपको बर्थ दे रही है, 15-20 साल आपको पूरा ग्रूम कर रही है. उसमें उसका क्या बेनिफिट? मतलब ये
बेनिफिट की बात ही नहीं है इसमें कुछ। ये जो एस्थेटिक वैल्यूज हैं, जो उनको कंटेंट फीलिंग आती है, उसका तो कोई नंबर में, तो क्या नंबर डालोगे आप उस चीज का? तो ये जो हाइपर कमोडिटाइज्ड, हाइपर कंज्यूमराइज्ड वेस्टर्न वर्ल्ड का फॉर्मेट है, आई थिंक दैट इज व्हाट इज कॉजिंग द कोलैप्स ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। क्योंकि हर चीज में फायदा नहीं होता, मतलब फायदे के लिए ही नहीं होता। मतलब आपकी मदर ने आपको बर्थ दिया तो फायदा करने के लिए नहीं दिया है। राइट, सो देर आर सम एस्थेटिक वैल्यूज ऑफ लाइफ जिसको आप नंबर में बयान नहीं कर सकते उस चीज को। तो वेरी दैट वेरी लॉजिक इज वेरी वेरी स्टूपिड लॉजिक। क्योंकि हर एक चीज में अगर आप नंबर की बात कर रहे हो, तो दैट्स, आई मीन, हर जगह आप कमर्शियली देख रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दैट? इसी समय में वैल्यूज की चर्चा ज्यादा होती है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि फैमिली के कोलैप्स के कारण जो है वो सारा का सारा वहीं से शुरू होता है। व्हेन द इंडिविजुअल यूनिट बन जाता है, इंडिविजुअल यूनिवर्स बन जाता है, एंड दैट्स वेयर द यूरोपियंस हैव डन द मैक्सिमम डैमेज टू ह्यूमैनिटी। मैक्सिमम, सबसे बड़ा नुकसान ह्यूमैनिटी का यूरोप से आया है। और उनकी एक बड़ी काबिलियत कहता हूं मैं कि वो इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, नैरेटिव बनाते हैं। देखिए, हमारी नैरेटिव इतनी अच्छी है, लेकिन हमने उसको प्रसिद्ध नहीं किया, न ही उसका प्रचार किया, बल्कि हम उस गलत नैरेटिव को अपनाते रहे और अपना ही भ्रंश करते रहे। इस बात को सोचना है कि अब आपने पहली बात, एक और बात कही थी कि हर एक 50 साल पे एक सख्त लीडर आता है, रीसेट करता है। तो मैंने एक ट्वीट किया था, एक्चुअली मेरे विचार से, कि जैसे राहुल गांधी की जैसे पार्लियामेंट में स्पीच हुई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, बिकॉज इंडिया, मैं समझता हूं, आप भी इस बात से सहमत हैं, ये सेंचुरी इंडिया को बिलोंग करता है, सनातन को बिलोंग करता है। और ये हमारा आपका दायित्व है कि इस नैरेटिव को हम वर्चस्व बनाएं और दुनिया में फैलाएं। वो शक्ति हम में है नहीं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने गंदगी की बात की हिंदुओं के खिलाफ, जिस तरह से बात की उसने, तो मेरे मन में ये बात आई थी कि इसकी मां ने, इसकी दादी ने इमरजेंसी ठोका था इंडिया पे अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और उसकी जस्टिफिकेशन दी थी, आई एम इम्पोजिंग इमरजेंसी बिकॉज ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, एंड टू ब्रिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आप सोचिए कितनी हास्यास्पद बात है, किस्सा कुर्सी का, और वो सारे जस्टिफाई कर रही हैं। तो मेरे विचार में, मन में ये आया कि जो राहुल कह रहा है कि देश गुजर रहा है, तो वो तो अगर उसको ये कहा जाए कि ठीक है, तुम्हारी दादी ने जिस तरह से इमरजेंसी ठोकी थी, अभी मैं इंडिया में इमरजेंसी ठोक रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी कह दें कि मैं इमरजेंसी ठोक रहा हूं 1 साल के लिए, तुम अंदर जाओ, चुप रहो, मुझे देश का उत्थान करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, और तुम जो बदतमीजी कर रहे हो, समाज में जो अराजकता फैला रहे हो, डिवाइसिव का, डिवाइड एंड रूल का, मैं उसको रोकना चाहता हूं। तो हाउ डू यू थिंक द वर्ल्ड विल रिस्पॉन्ड टू दैट इफ मोदी हुए टू इम्पोज इमरजेंसी? लेकिन मैं और भी बात ऐड करता हूं इसमें, जिस दिन से इस इलेक्शन की सबसे बड़ी शिक्षा जो शायद मोदी जी को मिली होगी, कि पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी ऑफ अपीजमेंट, पैंडरिंग, और घुटने टेक करके बेंडिंग बैकवर्ड्स टू अकोमोडेट अ फेथ दैट डजंट एक्सेप्ट यू, इज अ फेल्ड पॉलिसी। ये दुनिया भर में साबित हो चुका है। क्या हैरी पॉटर के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की कहानी के हिसाब से, फ्रोडो बैगिंस के हिसाब से, वो रिंग को आग में फेंकने के पहले उस रिंग को हथियाना चाहता था फ्रोडो बैगिंस, उस वक्त भी अचंभित होकर के या आकर्षित होकर के एक बार और ट्राई करें। अब वो ट्राई करने का मौका खत्म हो चुका है। क्या ये सच्चाई भारत सरकार को स्वीकार होगी? देखिए विभूति जी, आई हैव अ लिटिल डिफरेंट व्यू ऑन दिस, बिकॉज इवेंचुअली हर कोई ये बात पे तो अग्री करेगा ही कि एंड पॉइंट जो कोई भी चाहता हो, कोई भी भारत का जो हित चाहता है, उसको एंड पॉइंट में ये चाहिए कि ये कम्युनिटी अपने कल्चरल रूट्स में वापस आए। दिस इज द एंड पॉइंट। इस पर तो कोई डाइवर्जन नहीं है। दिस एवरीबडी अग्रीज, बिकॉज यू हैव
a size of population which you cannot do anything about it with them. Okay, तो अगर एंड पॉइंट पे एग्रीमेंट है तो डिसएग्रीमेंट कहां पे हो रहा है कि क्या मेथड होनी चाहिए, दैट इज द पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट. अब कोई बोलेगा कि आई वुड डू इट ग्रेजुअली सो दैट इन अ वे कि इकोनॉमी डिस्टर्ब ना हो के ये कंप्लीट हो, और फिर कोई है जो ऐसा व्यू रखेगा कि नहीं ठोक दो. दैट काइंड ऑफ ऐसे भी लीडर्स हैं जो बोलते हैं, और ऐसे ओपिनियन रखने वाले लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, दिस इज द ओनली वे, एक ही साथ में गेट इट डन बाय व्हाटएवर चेंजेस दैट इज रिक्वायर्ड. मे बी जो अभी आपने भी बताया कि एक बार कन्वर्ट हो ही जाता हूं मैं डिक्टेटर में. अब आप इतना बोल रहे हो बनने को तो लेट मी ट्राई. नहीं लोग actually, आपको याद होगा जब मोदी जी हाँ. पे जब शाहीन बाग हुआ, फार्मर एजिटेशन हुआ, तो लोगों ने कहा था कि अगर इंदिरा गांधी होती तो ये नहीं होता, वो इस पे बड़ी शक्ति से करती काम. करेक्ट. तो एक नहीं जब बिल्कुल सही है ड्रॉ होता है तब आपको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि भाई जी. मैं उस हिसाब से कह रहा था, नॉट बिकॉज ऑफ जी. एनीथिंग एल्स, बट कि क्या ये समय है कि एक होता है ना कि जैसे डी डॉलराइजेशन की बात है, आप अनलिमिटेड प्रिंटिंग ऑफ मनी नहीं कर सकते हैं. तो जब वजन इतना बढ़ जाए कि अब चलना मुश्किल हो गया है, तब तो आपको वेट लॉस प्रोग्राम लाना पड़ेगा ना. नहीं, आई थिंक विभूति जी इतना तो मैं आपको क्लियर बता सकता हूं कि ये था ही मोदी 3.0 में, इवन विदाउट वॉट एवर द रिजल्ट बी, ये तो होना ही है कि एक्शन होना है. दैट इज जो डी रेडिकलाइजेशन का प्रोसेस है. Right. अब वो कितना सख्त होना है और किस हद तक का होना है, दैट इज व्हाट, बिकॉज देखिए एक्सपर्ट्स तो शायद आप और मैं अपने व्यूज देंगे, लेकिन 9 to 9 का जिसका वर्क होता है, 90% पॉपुलेशन का जो इकोनॉमिक्स है उसको डिस्टर्ब करके तो आप नहीं कुछ कर सकते ड्रास्टिक. ये तो हर कोई मानेगा. मैं ये मानता हूं कि बंगाल में एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूं. डी रेडिकलाइजेशन पे जैसे वक्फ का कुछ एक्शन होना चाहिए, या माइनॉरिटीज को रीडिफाइन करना है, ये सब चीजें सेंट्रल से हो सकती है. बाकी अगर आप ग्राउंड लेवल पे जो डी रेडिकलाइजेशन की बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट द जॉब ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज द स्टेट सब्जेक्ट. एक्सेप्शन मैं मानता हूं, कश्मीर में किया, बंगाल में भी इनको करने की जरूरत है और वो करेंगे. आई कैन अश्योर यू दे विल डू इट. ओके, वॉट एवर टाइम वी डोंट नो एट द एग्जैक्ट टाइम, वो लोग करेंगे, बट दैट इज एन एक्सेप्शन. प्राइम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर में. इनफैक्ट कुछ तो ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं जहां पे चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर को लैंड करने तक का अप्रूवल लास्ट मोमेंट पे दिया हो, ऐसा भी हुआ है. ओके, तो कुछ है ऐसे रोग स्टेट्स होते हैं. तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि राइट विंग ये डिल्यूजन लेके ना बैठा हो कि ग्राउंड लेवल पे उनके स्टेट में आके मोदी जी कुछ करने वाले, सिवाय एक्सेप्शनल केसेस लाइक बंगाल. तो आप अपने चीफ मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल कीजिए डी रेडिकलाइजेशन पॉलिसी के लिए, जैसे योगी जी अच्छा खासा करते हैं अपने स्टेट में, हिमंता बिस्वा जी करते हैं अपने स्टेट में. तो आप अपने चीफ मिनिस्टर्स को फोर्स कीजिए कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड द डी रेडिकलाइजेशन प्रोसेस. और ये डिल्यूजन अच्छा खासा राइट विंग प्लेटफॉर्म्स ने फैलाया है कि हमें प्राइम मिनिस्टर कोई कट्टर चाहिए. प्राइम मिनिस्टर का रोल ही नहीं है स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर में. ओके, तो ये गलतफहमी ना फैलाया करें. दूसरा, आपको ये समझना है, क्योंकि मैं कुछ तो ऐसे भी डिस्कशन चल रहे थे ट्विटर पे कि क्योंकि एक शिवसेना का एक रोल रहा है हिस्ट्री में कि एज अ कट्टर बी टीम जो बार बार बीजेपी को इनपुट्स देंगी कि नहीं, टेक स्ट्रिक्ट एक्शन करके एज अ पार्टनर, बट अ कट्टर पार्टनर काइंड ऑफ अ थिंग. तो जिसको, क्योंकि ऐसे विचार आते हैं बार बार ट्विटर पे कि एक ऑप्शन और होना चाहिए, एक ऑप्शन और होना चाहिए. तो मेरा इस पे रिस्पॉन्स यही है कि जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं कि एक कट्टर स्मॉल ऑप्शन होना चाहिए पार्टी का, वो कौन से स्टेट में आप कर रहे हो?
बिकॉज इट हैज अगेन इट बॉइल्स डाउन टू स्टेट. ठीक है, तो आप और मैं या जो बड़े बड़े लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम सब मिल के चलो कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि चलो अपने कुछ स्टार्ट करते हैं, तो इंग्लिश में बातें करके नॉर्थ में कोई मतलब नहीं है. नीचे जाके आपको उनकी लैंग्वेज आती नहीं है. ठीक, तो पहले एक स्टेट पकड़ो. जैसे शिवसेना का एक अपना स्टेट था महाराष्ट्र. Right. ओके, तो बड़ी बड़ी बातें करके डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को अटैक करना, जबकि उनका विषय ही नहीं है स्टेट लॉ एंड ऑर्डर का. मैं मानता हूं बंगाल में होना चाहिए, वो उनका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन दैट इज एन एक्सेप्शन. प्राइम मिनिस्टर आपके स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर में कुछ नहीं कर सकते. यू हैव टू पुश योर चीफ मिनिस्टर्स. जो इंदिरा गांधी ने तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया था, खारिज किया था. हाँ, दैट्स वो तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करके. दैट इज अ डिक्टेटर. आखिरी चर्चा जो मैं करूंगा वो होगा इस मामले से कि अमेरिका का इलेक्शन भी अजब हो रहा है. बहुत गजब सा सीन चल रहा है यहाँ पे. तो यहाँ पे एक आर्थिक व्यवस्था पे, इन्वेस्टर कम्युनिटी पे क्या असर पड़ेगा, और मैं इसको एक थोड़ी सी भूमिका बांधूं. एट द मोमेंट, आज की तारीख में करीबन $5 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा प्राइवेट सेक्टर ने कैश में रखा हुआ है. और आप जानते हैं और हम जानते हैं कि स्टॉक मार्केट या किसी भी मार्केट का बाय लो सेल हाई का रूल होता है. रियलिटी में 90% बाय हाई सेल लो. so that is the reason why मूर्ख लोग जो होते हैं, इन्वेस्टर जो घुसते हैं ना बाजार में, जब बहुत ऊपर चल जाता है मार्केट तो खरीद लेते हैं, जब गिरता है तो खटिया खड़ी हो जाती है. तो मेरा ये पूछना था आपसे, डू यू थिंक यूएस इकोनॉमी में ही रीसेट होने वाला है? जो $5 ट्रिलियन जो साइड में बैठा है, वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि आई कैन बाय द एसेट्स एट अ वेरी लो प्राइस and make the money when the market comes back. तो ये जो सारी व्यथा चल रही है यूरोप में, don't underestimate the Western money power. Are they trying to bring about a collapse so that I get the buying opportunity? जिस तरह से रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो रही है, तो डेफिनेटली खरीदने का मौका आता है. जब आपको याद होगा, जबकि मार्केट क्रैश 2008 में हुई थी, तो AIG की शेयर 9 सेंट पे हो गई थी भाई. जिन लोगों ने 9 सेंट पे खरीदा वो करोड़पति बन गए. जो सिटी बैंक का शेयर $9 पे चला गया था, खरीद गए. उन्होंने रियल एस्टेट खरीदा, बन गए. डू यू सी दैट अपॉर्चुनिटी हैपनिंग? डू यू थिंक दैट जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है और जो आम जनता है, उनको कैश में जाना चाहिए या बच के रहना चाहिए? आप क्या एडवाइस करेंगे? नो फोरकास्ट बट एडवाइस. But you're talking about Western citizens, right? Yes. I'm talking about Western. I'm not talking about the Indian community. Yeah. हाँ. तो वेस्ट में विभूति जी, 2-3 चीजें जो ये थ्रू दिस डिकेड व्हिच आई कैन सी, ये सबसे पहले तो दे आर गोइंग टू अटैक द 401k एंड रिटायरमेंट फंड्स. बिकॉज जब ये क्राइसिस आएगा, तो क्योंकि बाकी का वर्ल्ड डीडॉलराइज करने के लिए यूएस ट्रेजरी को डंप करेगा, तो जबरदस्ती यूएस ट्रेजरी पकड़ाई जाएगी 401k फंड्स वालों को. ये हो सकता है, या 401k वालों को वो ट्रिम झेलना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द क्राइसिस. दो में से एक, या तो जबरदस्ती लॉन्ग टर्म यूएस ट्रेजरी आपको पकड़ा दी जाएगी, या ट्रिमिंग हो जाएगा उसमें से. बिकॉज वेस्ट का तो बहुत क्लियर है, बिकॉज जीसस डाइड इन अ यंग एज, तो ओल्ड एज वालों को दे थ्रो अंडर द बस, और इन्फेंट बच्चे जो होते हैं दे थ्रो अंडर द बस. उनको खाली कंजम्पशन वाले लोग ही पसंद है, वर्क करके कंज्यूम करने वाले. तो जो 401k और जो 2008 में भी अच्छा खासा वाइप आउट हुआ था, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग. तो दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट कैजुअलिटी. दूसरा, आपको ये समझना है कि स्पेशली यूएस में सारे वेस्टर्न एसेट्स बूम हो चुके हैं आर्टिफिशियली बिकॉज ऑफ द यूएस डॉलर. तो एक ट्रिम एसेट्स को नंबर वाइज लगनी है, और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग अब वेस्ट में होना है, शुरू होना है,
तो अच्छा खासा सैलरीज में ट्रिम करना पड़ेगा, वरना मेड इन यूएस या मेड इन कनाडा प्रोडक्ट विल नॉट बी एट अ प्राइस पॉइंट जहां पे अमेरिकन सिटीजन परचेज करके यूज कर पाए। ओके, तो वो उसमें भी नंबर में कटौती आने वाली है। तो एक रियल वैल्यू में कटौती आने वाली है, एक नॉमिनल वैल्यू में भी कटौती आने वाली है। सो अगर इफ यू आर अ वेस्टर्न सिटीजन एंड एन इन्वेस्टर, तो 2027-28 तक तो आप किसी चीज को ना छुए इज व्हाट इज एडवाइजेबल। ठीक है, पहले सब कुछ ट्रिम हो जाने दो, एंड देन एट द राइट मोमेंट यू कैन बाय आउट व्हाट यू वांट। वेरी वैल्यूबल सजेशन। और मैं ये कहूँगा कि ये चर्चा जो है हम कर रहे हैं, इट इज़ एट मेनी लेवल, बहुत सतहों पे बात चल रही है। क्योंकि अमेरिका में जब मैं कह रहा हूँ आपको, प्राइस राइज बहुत हर्ट कर रहा है। जब मैं 91 में यहाँ आया था तो उन दिनों लोगों के पास सरप्लस मनी हुआ करती थी खर्च करने के लिए, स्पेंडिंग पावर थी। क्योंकि फूड बिल एट दैट टाइम, लोगों का खर्चा खाने पीने पे 8 या 9% होता था ऑफ देयर ग्रॉस इनकम। अब वो बहुत आगे बढ़ चुका है भैया। मैंने पटेल ब्रदर्स की एक फोटो भी ट्वीट की थी कि साबूदाना खिचड़ी जो आप इतने बड़े डब्बे में लेते थे $6 का, वो अब इतने बड़े डब्बे में $6 का मिलता है। श्रिंकफ्लेशन, बाइडेन इन्फ्लेशन, सारा कुछ रियल है और ये बिल्कुल रियल है। दूसरी बात, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, नया इंडस्ट्री खुला है यहाँ पे। बैंक सब पैसे नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। अब बैंक लेंडिंग बिजनेस से बाहर आ चुकी है। बैंक अब लेंडिंग करती है अंकित शाह विभूति झा पार्टनरशिप को। तो हम उनसे पैसे लेकर के अपनी क्रेडिट बना करके नाउ वी आर हेल्पिंग कैश फ्लो कॉन्स्ट्रेंट इंडस्ट्री। जो हर बंदे को कैश की कमी होती है, तो बैंक के पास पैसे नहीं मिलते हैं क्योंकि बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं है आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत कम हो गई है। तो अब क्या होता है, अंकित और विभूति बाजार में उतर गए और आपको हम देखिए, दिस इज मजाक, दिस इज द मजाक विच इज हैपनिंग विथ अमेरिकन पीपल। आप बैंक आपको इंटरेस्ट देती है 1% का सालाना इंटरेस्ट डिपॉजिट पे, और वो पैसे देती हैं आपको हमको एक धंधा चलाने के लिए कि हम एड्रेस करें कैश फ्लो ऑफ स्मॉल बिजनेस। तो वो अपने प्रॉफिट को श्रिंक करके आपसे 2% महीने का रेट लेकर के अपनी कैश फ्लो एडजस्ट करता है। ये एक इंस्टीट्यूशनल सूदखोर का इंडस्ट्री जमा हो गया है अमेरिका में। जो लोग आपको आए दिन फोन आते हैं कि हम आपकी कैश फ्लो की समस्या सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देंगे। भाई और बहनों, thank you very much for watching this show and thank you अंकित जी for being so wonderful and joining। मैं हमेशा आपसे कहूंगा, हर एक हादसे का एक इम्पैक्ट और इम्प्लीकेशन होता है, हर चीज का। हम इसी चीज की एनालिसिस करेंगे, इम्पैक्ट एंड इम्प्लीकेशन। आप अपने आप को संभालिए, हर चीज से आपको असर होता है। इस बात की चर्चा के बाद मैं हमेशा कहता हूं, सत्यमेव जयते। सत्य को जीतने के लिए आप और हमें उठ के खड़ा होना पड़ेगा। सत्य अपने आप से नहीं जीतता, क्योंकि सत्य की कहानी कुछ और होती है, नैरेटिव कोई और बनाता है। एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी। आप किसकी नैरेटिव मानते हैं, ये आपके ऊपर है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।